नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर। रायगढ़ किले में आयोजित कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के दौरान जमकर हिंसा, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद समेत राज्य के कई इलाकों में अनुच्छेद 355 लागू करने की मांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वियना में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठकें। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार गोलमेज सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों से भारत में निवेश का किया आग्रह। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। लखनऊ में गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से। वहीं हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी तूफान का कहर। बिहार में बारिश और वज्रपात के चलते अब तक करीब 80 लोगों की मौत। और आइए विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अमित शाह शिवाजी की समाधि स्थल के जीर्णोद्धार के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के भाग लेने की भी उम्मीद है। इसके बाद गृह मंत्री गुजराती साप्ताहिक चित्रलेखा के 75वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम वेस्ट मुंबई स्थित मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। विरोध के नाम पर प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को अलग अलग जिलों में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया गया। मुर्शिदाबाद जिले में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रेलवे लाइन जाम कर दी। मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जिले में दोपहर बाद हिंसा भड़की। सूती में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बसों में आग लगा दी और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अवरुद्ध कर दिया। हिंसक प्रदर्शनकारियों द्वारा NH 12 जाम करने से सूती और शमशेरगंज में हालात बेकाबू हो गए हैं। पुलिस ने जब सड़क खाली कराने की कोशिश की तो पुलिस पर हमला हुआ और पथराव शुरू हो गया। आंसू गैस के कई राउंड दागे जाने से हालात काबू में भी नहीं आ पाए। आखिरकार BSF को बुलाना पड़ा। दक्षिण 24 परगना के अमतला में भी ऐसी ही स्थिति हुई, जहां भीड़ ने पुलिस वाहन को नष्ट कर दिया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, हुगली और अन्य जिलों में कई जगहों पर हालात हिंसक हैं। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अनुच्छेद 355 लागू करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। सीवी आनंद बोस ने कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. The state is prepared. All action will be taken against miscreants. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Bengal deserves peace. Bengal will get peace. और भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीरें साझा कर बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है।
अमित मालवीय ने बताया कि कानून विरोध के नाम पर जो उपद्रवियों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता खो चुकी हैं। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डायमंड हार्बर जिले के दक्षिण 24 परगना के अमतला चौरास्ता भीड़ ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस असहाय होकर देखती रही और हथियारबंद भीड़ लगातार उत्पात मचा रही थी। तमिलनाडु की सियासत में शुक्रवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। भाजपा और एआईएडीएमके ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। चेन्नई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके, भाजपा और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के रूप में साथ लड़ेंगे। भाजपा का मिशन तमिलनाडु। तमिलनाडु में फिर विश्वास का गठबंधन। भाजपा और एआईएडीएमके फिर साथ एनडीए के बैनर तले लड़ेंगे चुनाव। तमिलनाडु की सियासत में शुक्रवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। भाजपा और एआईएडीएमके ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। चेन्नई में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने के अन्नामलाई और एआईएडीएमके के एडप्पादी पलानीस्वामी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने इस गठबंधन की घोषणा करते हुए बताया कि आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए के बैनर तले एआईएडीएमके, भाजपा और अन्य सहयोगी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव 2 स्तरों पर लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, राज्य स्तर पर एआईएडीएमके नेता एडप्पादी पलानीस्वामी के नेतृत्व में। एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर एआईएडीएमके के नेता एडप्पाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विश्वास और विकास का गठबंधन है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। 1998 से एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो जनरल इलेक्शन में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह ने राज्य की डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए सनातन धर्म, फ्री लैंग्वेज पॉलिसी और अन्य मुद्दे उठा रही है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की जनता डीएमके सरकार के घनघोर भ्रष्टाचार, खराब कानून व्यवस्था, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर वोट करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर साथ काम करें। मुझे खुशी है कि एआईएडीएमके परिवार में शामिल हो गई है। अपने अन्य एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और राज्य की पूरी लगन से सेवा करेंगे। हम एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करेंगे जो महान एमजीआर और जयललिता जी के सपने को पूरा करे। तमिलनाडु की प्रगति और तमिल संस्कृति की विशिष्टता को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि भ्रष्ट और विभाजनकारी डीएमके को जल्द से जल्द उखाड़ फेंका जाए, जो हमारा गठबंधन करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं। वित्त मंत्री आज वियना में ऑस्ट्रियाई सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। शुक्रवार को वित्त मंत्री ने ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और पर्यटन मंत्री वोल्फगैंग हाइटमांसडॉर्फर के साथ मिलकर वहां की विभिन्न कंपनियों के साथ एक सत्र की सह अध्यक्षता की। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रिया और भारत के बीच निवेश और व्यापार साझेदारी के कई अवसर हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऑस्ट्रियाई सरकार में यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री बीट मैनल रिसिंगर से भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया की अत्यंत सफल यात्रा भारत ऑस्ट्रिया साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित हुई। On this occasion, I wish to recall the highly successful visit by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to Austria in July 2024. The Prime Minister's visit was a milestone in the India-Austria partnership, especially in elevating our economic and commercial linkages to a higher trajectory. You would recall that Prime Minister Modi had emphasized the political will of the Government of India to expand our partnership with Austria. My visit to Vienna is a reaffirmation of the Prime Minister's vision to work towards realizing the fullest possible potential of our bilateral relationship with Austria. और पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के मौसम में हुआ बदलाव कहर बरपा रहा है। एनसीआर समेत यूपी और बिहार में पिछले 2-3 दिनों से तेज आंधी और बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार शाम आई तेज आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे यातायात संचालन में भी कुछ देरी देखने को मिली। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में हुए बदलाव से जहां एक ओर गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर तेज आंधी को बिजली गिरने की घटनाओं से बिहार के अलग अलग जिलों में करीब 80 लोगों की जान चली गई है। वहीं मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में आंधी के साथ बारिश और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम में हुए बदलाव से जहां एक ओर गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर तेज आंधी को बिजली गिरने की घटनाओं से बिहार में कई लोगों की जान चली गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटाले की हर रोज नई नई परतें खुल रही हैं। ताज़ा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है, जिसमें अंतर्विभागीय जांच कमेटी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कहा जा रहा है कि घोटाले में इंजीनियर से लेकर कोषागार के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटाले का दीमक तंत्र को लगातार खोखला कर रहा है। ताजा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 160 करोड़ रुपए की लागत से किए गए कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस अंतर विभागीय खुलासे के बाद भाजपा एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। झारखंड में लगातार भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। नया मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है। विभाग में वर्ष 2019 से 2024 तक बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और फर्जी निकासी का मामला प्रकाश में आया है। इस खुलासे के बाद भाजपा राज्य की हेमंत सरकार पर हमलावर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाया है कि झारखंड की हेमंत सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। चारा घोटाला जैसा एक बड़ा घोटाला झारखंड की इस धरती पर हेमंत जी की सरकार के में हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। गरीबों तक जो जल पहुंचना था, वो जल नहीं पहुंच करके वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। इस वित्तीय अनियमितता का खुलासा दरअसल वित्त विभाग की ओर से गठित अंतर विभागीय जांच कमेटी ने किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है एवं कोई भी दोषी इस मामले में बख्शे नहीं जाएंगे। अगर भ्रष्टाचार हुए हैं, व्यक्ति अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। और हमें लगता है कि जो जानकारी हमें प्राप्त है, 2 इंजीनियरों को इस पे सस्पेंड भी कर दिया गया है
इसका यह मतलब है कि सरकार कहीं से भी किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल पेयजल स्वच्छता विभाग के स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल में साल 2019 से यह फर्जी निकासी का मामला चल रहा है। झारखंड के 5 कोषागारों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में इसकी व्यापकता समझी जा सकती है। इससे पहले भी झारखंड में तंत्र पर सवाल उठते रहे हैं और कई विभागों में घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। हर घर नल जल योजना में भी घोर अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। एक तरफ जहां प्यास से लोगों के हलक सूख रहे हैं, वहीं जनता की गाढ़ी कमाई को कुछ लोग डकार रहे हैं, जो सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। हर बच्चे को जीवन की स्वस्थ शुरुआत का हक है। हर माँ को उचित पोषण का अधिकार है और हर परिवार को भी पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। इसी के तहत देश भर में पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। राजस्थान में इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 8 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ 7वां पोषण पखवाड़ा 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य तकनीक और परंपरा के तालमेल से बच्चों और महिलाओं के बीच स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में राजस्थान के जयपुर ग्रामीण और गंगापुर सिटी में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक किया गया। मोटे अनाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि हमारे जीवन में मोटे अनाज को किस तरह से अपनाना है और स्थानीय फल सब्जियों के बारे में भी प्रेरित किया जा रहा है कि हम स्थानीय जो फल सब्जियां हैं उनका दैनिक जीवन में उपयोग करें और हमारे स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जो भी हमें विटामिन मिनरल्स और की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। स्थानीय चीज़ें जो हम बाजार से जो हमें उपलब्ध नहीं हो पाती वो गाँव में हमारे पास में स्थानीय तौर तरीके से उपलब्ध हो जाए, उसके लिए विशेष तौर पे जानकारी दी जाती है। जयपुर ग्रामीण के किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, फुलेरा, कालाडेरा, शाहपुरा सहित विभिन्न जिलों में पोषण पखवाड़े के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषण दूर करने की जानकारी दी गई। गाँव में महिलाओं को सभी को जागरूक किया जा रहा है। पोषण माह की पोषण पखवाड़े की रैली निकाली जा रही है। रैली के माध्यम से सबको जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी दी जा रही है, टीकाकरण की जानकारी दी जा रही है और मोटे अनाज पे जोर दिया जा रहा है। धात्री महिलाएं हैं उनको भी ना नियमित रूप से पोषण के बारे में बताया जाता है और टाइम दिन को गाइडेंस दे देते हैं, इनके द्वारा दी जाती है। इसी तरह गंगापुर सिटी के जलखोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर भी लाभार्थियों और गर्भवती महिलाओं को 7 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की विशेष देखभाल और पोषण को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई, अन्नप्राशन, सुपोषण दिवस इनका भी आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं को पोषाहार, बच्चों 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दूध आंगनबाड़ी केंद्रों पर डेली पोषाहार भी दिया जा रहा है। हमारी मम्मी सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है बच्चों के बारे में, बच्चों को खाने पीने के बारे में सभी तरह का ध्यान देना की आवश्यकता होती है। जिस तरह हमें बच्चों को साफ सफाई से रखना चाहिए जिससे स्वस्थ रहे। देश भर में चलाया जा रहा पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान से कहीं ज्यादा है। ये पोषण एक माँ, एक बच्चा और एक समय में एक भोजन की व्यवस्था में बदलाव लाने का आंदोलन है। दरअसल पोषण पखवाड़ा 2025 बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों पर केंद्रित है, क्योंकि ये बच्चे के विकास के लिए बेहद अहम वक्त होता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी में नई मोर्चे तलाशने के लिए डेवलपर्स का नया और गतिशील मंच प्रदान कर रही है। प्रतिभागियों को विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 में अपने दूरदर्शी समाधान प्रस्तुत करने का अवसर भी मिल रहा है। इस हैकाथॉन के जरिए पूरे भारत के डेवलपर्स इसका हिस्सा बन रहे हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में XR क्रिएटर हैकाथॉन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से वेव लैब्स की एक पहल है। ये मनोरंजन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में
एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में छुपी हुई क्षमता का पता लगाएगा। हम ये चाहते थे कि जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स इस हैकेथॉन से निकलकर सामने आए, वे सभी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारत के उत्थान में, भारत की टेक्नोलॉजी में सीधा अपना योगदान दे सकें। इसलिए हमने 5 थीम रखे इस हैकेथॉन के। वे हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, मीडिया एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स एंड टूरिज्म, ताकि हर सेक्टर में जो भी XR प्रोजेक्ट, जो भी XR के प्रोडक्ट यहाँ से बनकर निकलें, वे इन सभी इंडस्ट्रीज को रिवोल्यूशनाइज कर सके, क्रांति लेकर आ सके। देश के कोने कोने से आए 2200 से अधिक प्रतिभागियों के बीच से 5 थीम आधारित विजेताओं की घोषणा की गई। इन टीमों का चयन हफ्तों की मेंटरशिप, प्रोटोटाइपिंग और कठोर मूल्यांकन के बाद अंतिम 40 में से किया गया। हमारे पास देश भर से इतने टैलेंटेड प्रतिभागी निकलकर सामने आए, विजेता हमारे पास निकलकर सामने आए, और मैं बेहद ही एक्साइटेड हूं कि वेव्स में हम किस प्रकार से अपने इन प्रतिभागियों को, इन विजेताओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं बेहद ही एक्साइटेड हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वेव्स में आने वाले हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो विजेता हैं उनके द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो बेहद ही क्रांतिकारी हैं, उन्हें वो ट्राई करें और उन्हें मार्गदर्शन भी दें। विजेता अब वेव्स 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और वे उद्योग जगत की हस्तियों, निवेशकों और वैश्विक हितधारकों के समक्ष अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करेंगे, फीडबैक प्राप्त करेंगे, XR हस्तियों संग नेटवर्क और नवाचार पर नए अवसरों की खोज करेंगे। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज, मुंबई। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा के बाद दिल्ली वापस लौट आई हैं। ये यात्रा कई मामलों में ऐतिहासिक रही। करीब 3 दशक में भारत के किसी राष्ट्रपति की दोनों देशों की ये पहली यात्रा थी। द्रौपदी मुर्मू से पहले आखिरी बार किसी भारतीय राष्ट्रपति ने 29 साल पहले स्लोवाकिया का दौरा किया था, जबकि पुर्तगाल की यात्रा 27 साल के अंतराल के बाद हुई है। आज के दौर में डिजिटल सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी कि घर की चारदीवारी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरों को ही यदि कोई हैक कर ले तो? फिरौती की मांग, डेटा चोरी और आपके निजी पलों का दुरुपयोग, ये सब हो सकता है और हो भी रहा है। कैसे रहें सतर्क, कैसे रखें अपने आप को इन हैकर से सेफ? आइए देखते हैं। कैमरास तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फोन पे तो थे ही, अब तो आ गए हैं जीवन में हर जगह। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम उसको लेते हैं उसका पासवर्ड भी हम सेट करें, उसके पासवर्ड को डिफिकल्ट रखें, उसके बाद उसके जो फर्मवेयर आ रहे हैं उसको पैच भी करें, जिस नेटवर्क से वो कनेक्टेड है दूसरे सिस्टम से उस नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट करें, उस सिस्टम में जब उसकी आती है कोई वीडियो फुटेज, उस फुटेज को भी हम इनक्रिप्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि हैक हो गया, चोरी हो गया, डेटा चला गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। सॉरी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, एज अ पेशेंट। ये आप ही की जिम्मेदारी थी। तो आप ही का ये एक ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स योर क्लाइंट एंड कस्टमर टू प्रोटेक्ट माई डेटा। घर की सुरक्षा के तमाम इंतजामात करने के बावजूद कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सुरक्षा के लिए लगाए गए डिवाइसेस ही खतरे का कारण बन गई। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने डिवाइसेस को दूसरों के हाथों का मोहरा बनने से बचा सकते हैं। जानने के लिए जरूर देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। नए नए तरीके अपनाकर आपको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं ये साइबर अपराधी। उन्होंने पूरे इंडिया के कई CCTVs हैक करके ये पूरा डेटा लिया था। हर जगह जिस भी इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किए हैं कैमरास, इट इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी डिप्लॉइंग दैट कैमरा। एक दिन मेरे पास एक कॉल आई, आपके यहाँ पे गैस की पाइपलाइन पड़ने वाली है, अपना आपको केवल 5 रुपए जमा कराने हैं। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स का खराब प्रदर्शन जारी है। टीम लगातार 5वां मुकाबला हार गई और शुक्रवार को चेन्नई में खेले गए मैच में टीम का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से था। मैच में KKR की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 103 रन ही बना सकी।
और आज देश भर में श्री हनुमान प्रकाटोत्सव मनाया जा रहा है। इस पावन मौके पर भक्त भगवान हनुमान जी के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। भक्ति के रस में डूबे श्रद्धालु जय श्री हनुमान के नारे भी लगा रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।